नमस्कार साथियों, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोर पेपर 11 के अंतिम प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, शिवाजी के शासन प्रबंध का वर्णन करें। अथवा में आपको पूछा जा सकता है कि शिवाजी के प्रारंभिक जीवन का वर्णन करें। इससे पहले जो है हमने 14 प्रश्न बता दिया है साथियों। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो, या तो प्लेलिस्ट में जो है सारा प्रश्न को देख सकते हो। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। सबसे पहले जो आपको आंसर देना है शिवाजी के प्रारंभिक जीवन परिचय। इस प्रश्न का आंसर जो है साथियों आपको इतना आसान से आसान शब्दों में कराया जाएगा कि आपने अगर एक बार सुन लिया तो आपको जो है आसानी से याद हो जाएगा। सबसे पहला जो आपको हेडिंग बनाना है वो बनाना है शिवाजी के प्रारंभिक जीवन परिचय। भक्ति आंदोलन तथा औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीति के कारण ही मराठों का उदय हुआ। अगर बात करें मराठा का उदय कैसे हुआ तो यह माना जाता है कि भक्ति आंदोलन तथा जो औरंगजेब ने कट्टर धार्मिक नीति को अपनाया था, जिसके कारण जो है मराठों का उदय हुआ। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में किया था। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में किया था। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के निकट शिवनेर नामक स्थान में हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है जन्म 19 फरवरी 1630 को जो है पुणे एक जगह है, उनके निकट शिवनेर नामक एक जिला है, वहाँ पर जो है हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज की जो माता थी उसका नाम था जीजाबाई और इनके पिताजी का नाम जो था वो था शाहजी भोंसले। इनके दो गुरु थे जिनमें से दादाजी कोंडदेव का प्रभाव शिवाजी पर अधिक पड़ा। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो दो गुरु थे। पहला जो इनका गुरु था वो था दादाजी कोंडदेव और दूसरा इनका जो गुरु था वो था गुरु रामदास। गुरु कोंडदेव का प्रभाव शिवाजी महाराज पर अधिक पड़ा है। गुरु कोंडदेव जो है शिवाजी को आवश्यक सैनिक तथा धार्मिक शिक्षा दी, जबकि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास था। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज को जो है सैनिक से संबंधित या धार्मिक शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा दी है वो दादाजी कोंडदेव ने दिया है, जबकि अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे रामदास। आध्यात्मिक उन्हें कहा जाता है जैसे कि महात्मा बुद्ध जी जो है जंगलों या पहाड़ों में ध्यान करते थे, जिसके बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने जो है अपना उपदेश को भी दिया था। इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उनके पास जो है आम लोगों की तुलना में एक अलग शक्ति आ जाती है। तो उस प्रकार से जो है रामदास गुरु इनके जो थे वो एक आध्यात्मिक गुरु थे। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है शिवाजी के शासन प्रबंध। आपको प्रश्न में पूछा गया है शिवाजी के शासन प्रबंध के बारे में बताएं, तो इसीलिए जो है आपको पहला जो हेडिंग बनाना है वो है शिवाजी के शासन प्रबंध। शिवाजी महाराज जिन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, तो शिवाजी महाराज को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। वे मराठा साम्राज्य के संस्थापक और पहले छत्रपति थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था। छत्रपति महाराज जी जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, वह पहले छत्रपति थे जिन्होंने 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में अपना प्रभुत्व को जमाया था। यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है शिवाजी छत्रपति महाराज का जो है शासन व्यवस्था था। हर क्षेत्रों में जो है इनका प्रभुत्व था। तो 18वीं शताब्दी के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस साम्राज्य की शुरुआत जो है 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ हुई थी और इसका अंत 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ हुआ। शिवाजी के शासन प्रबंध को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है जो इस प्रकार से है। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य की शुरुआत जो है 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा किया गया था। और अगर हम मराठा साम्राज्य के पतन की बात करें तो 1818 ईस्वी में उस समय पेशवा बाजीराव द्वितीय था, जिसके शासनकाल के दौरान मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन जो है भारतीय इतिहास में जब अंग्रेज़ों का आगमन हुआ उस समय अगर कोई टक्कर देने वाला था अंग्रेज़ों का तो वो था मराठा साम्राज्य, जिन्होंने अंग्रेज़ों को जो है टक्कर दिया।
शिवाजी महाराज के शासन व्यवस्था को जो है कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे वो है केंद्रीय शासन व्यवस्था, उसके बाद समझेंगे प्रांतीय शासन व्यवस्था, फिर समझेंगे कि राजस्व प्रशासन व्यवस्था उस समय किस प्रकार से था। उसके बाद चौथा जो आपको पॉइंट बनाना होगा वो होगा सैनिक प्रबंधन के छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन काल के दौरान इनका सैनिक व्यवस्था किस प्रकार से था। उसके बाद जो हम लोग अंतिम पॉइंट देखेंगे वो है न्याय व्यवस्था, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय उनका न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से था। तो चलिए हम लोग सभी बिंदुओं को बिल्कुल बारीकियों से समझते हैं। सबसे पहला जो आपको पॉइंट बनाना है वो है केंद्रीय शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन में राज्य की पूरी शक्तियां निहित थी। राजा को उसमें असीम शक्तियां प्राप्त थी, जिसके कारण ही वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता था तथा किसी को भी पद से हटा भी सकता था। अगर केंद्रीय प्रशासन की बात करें तो जो राज्य की पूरी शक्तियां होती थी वह यहाँ के सम्राट के पास होती थी, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास होती थी। उनके पास इतनी शक्तियां होती थी जिसके आधार पर जो है वह किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पद पर नियुक्त कर सकता था या अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को पद से हटा भी सकता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनके पास राज्य की सभी शक्तियां प्राप्त था, फिर भी शिवाजी निरंकुश अथवा अत्याचारी नहीं थे, इसीलिए उन्हें उदार शासकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के शासन नीति तो शिवाजी महाराज के बारे में कहा जाता है तो इनके पास जो है बहुत अधिक शक्तियां थी, फिर भी जो है यह निरंकुश शासक और अत्याचारी शासक नहीं थे, बल्कि यह एक उदार शासक थे जिन्होंने जो है सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। राजा को किसी भी प्रकार की सलाह लेनी होती थी और उनके लिए 8 मंत्रियों को रखा गया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान जो है अगर शासकों को किसी भी प्रकार की राय किसी से लेनी होती थी तो इसके लिए जो है 8 मंत्रियों को रखा गया था अपने शासनकाल के दौरान। इसीलिए जो है शिवाजी के जो 8 मंत्री थे उसे अष्टप्रधान कहा गया है। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग पर नियंत्रण रखता था तथा राजा के प्रति जवाब देने के लिए जिम्मेदार होता था। शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान थे वह जो है अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण रखता था और राजा को जो है उनके प्रति जवाबदेही होता था। अगर कोई भी गलतियां हो जाता था तो उस मंत्री को जो है उनके लिए जवाब देना पड़ता था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान थे वो कौन कौन से मंत्री होते थे और उनका जो है कार्य क्या होता था। शिवाजी के साम्राज्य में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अष्टप्रधान था जो अलग अलग क्षेत्रों में नियंत्रण रखता था। इसके प्रमुख पद जो इस प्रकार से है। पहला जो समय पद था वो था पेशवा। यह राज्य का जो है प्रधानमंत्री होता था। पेशवा जो होता था वो क्या होता था, राज्य का प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से अभी हम लोगों का प्रधानमंत्री है उसी प्रकार से उस समय जो है प्रधानमंत्री होता था, जिनके हाथों में जो है पूरे राज्य का शासन व्यवस्था होता था। राज्य के शासन व्यवस्था का संचालन पेशवा द्वारा किया जाता था। राज्य के किसी भी विषयों से संबंधित सलाह लेना हो तो राजा द्वारा पेशवा से ही लिया जाता था। तो पेशवा जो उस समय पद था बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, प्रधानमंत्री का पद होता था। अगर किसी भी प्रकार से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को अगर राय लेनी होती थी तो वह पेशवा से ही लिया जाता था। अष्टप्रधान में जो दूसरा अंग था वो था आमत्य। यह राज्य के वित्त मंत्री था। अर्थ मंत्री को ही आमंत्री कहा जाता था जो राज्य के आय व्यय पर नियंत्रण रखता था। आमत्य कौन होता था अष्टप्रधान में, तो यह जो है एक वित्त मंत्री होता था। राज्य के अंतर्गत जो है जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखा जाता था वो आमत्य द्वारा ही रखा जाता था, इसीलिए जो है आमत्य को वित्त मंत्री कहा जा सकता है। अष्टप्रधान का जो तीसरा अंग था वो था मंत्री। राज दरबार में जो दैनिक कार्य होता था मंत्री उन कार्यों के लेखा जोखा राजा को देना होता था। मंत्री का जो है कार्य क्या होता था, तो राज दरबार में जो दैनिक कार्य होते थे तो उन सभी कार्यों को जो है मंत्री अपने राजा को बताते थे। चौथा जो इनका अंग था अष्टप्रधान का वो था सचिव। राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर जैसे दफ्तरी कार्य करता था। तो अष्टप्रधान में जो है जो चौथा अंग होता था उसको सचिव कहा जाता था। इनका कार्य क्या होता था, तो इनका कार्य होता था कि जो विदेशी राज्यों से जो है कोई पत्र आता था जिन पर मोहर लगाना हो, या कोई जो है दरबार से कोई पत्र आता था तो उनको मोहर लगाना हो,
या किसी भी संदेश को जो है पत्र के द्वारा राजा के पास पहुंचाना होता था, तो ऐसे स्थिति में जो है सारा कार्य जो है सचिव का होता था। पांचवा जो अंग था राष्ट्र प्रधान का वो था सुमंत। सुमंत को विदेश मंत्री कहा जा सकता है क्योंकि ये अन्य राज्यों से संबंधित कार्यों को करते थे तथा विदेशी राज्यों से गुप्त सूचनाएं प्राप्त करना भी सुमंत का ही कार्य होता था। तो यह जो है विदेश मंत्री होते थे जो विदेशों से संबंधित कार्यों को करते थे। अगर राज्यों से किसी भी प्रकार से विदेशों में सूचना पहुंचाना हो या विदेशों से किसी भी प्रकार की सूचना राज्यों के अंदर लाना हो तो ये सभी कार्य जो है सुमंत का होता था। छठा जो इसका अंग था वो था सेनापति। यह सेनाओं का प्रधान होता था। सेना का संगठन, नियंत्रण एवं युद्धों का संचालन करना सेनापति का मुख्य कार्य होता था। सेना का जो प्रधान होता था उनको सेनापति कहा जाता था। इनका कार्य क्या होता था? तो इनका कार्य होता था सेना को संगठित करना, उन पर नियंत्रण रखना तथा अगर किसी भी प्रकार का युद्ध होता है तो युद्ध अभियान करना। तो ये सभी कार्य जो होता था वो सेनापति का होता था। अष्ट प्रधान का जो सातवां अंग था वो था पंडित राव। यह धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था जो राज्य के धार्मिक मामलों को देखता था। इनका कार्य दान देना तथा दान लेना होता था। अगर हम बात करें पंडित राव का तो यह धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था। इनका कार्य धर्म से संबंधित कोई भी नीति लागू करना हो या कोई भी नीति को हटाना हो, इसके अलावा किसी को दान देना हो या किसी से दान लेना हो, तो ये सभी कार्य जो है पंडित राव का होता था। अष्टप्रधान का जो आठवां और अंतिम अंग था वो था न्यायाधीश। यह न्याय विभाग का उच्चतम अधिकारी होता था जो हिंदू कानून की सहायता से दीवानी व फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। तो न्यायाधीश जो होता था अष्टप्रधान का अंतिम अंग होता था। यह जो है न्याय विभाग का उच्चतम अधिकारी होता था। जिस प्रकार से अभी हम लोगों का जो है उच्चतम अधिकारी न्याय विभाग का, जिसे हम लोग CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जो है यहाँ पर जो न्यायाधीश होता था उसको जो है न्याय विभाग का उच्चतम अधिकारी कहा जाता था जो हिंदू कानून की सहायता से दीवानी और फौजदारी मुकदमों पर निर्णय देता था। आप जो समझ रहे हो वो दीवानी नहीं है। दीवानी मतलब सिविल कोर्ट। अगर आपका संपत्ति को किसी ने हड़प लिया है या आपके भाइयों के बीच जो है संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा हुआ है तो ये सभी मामले जो है सिविल कोर्ट में जाती है, उसी को जो है दीवानी कहा जाता है। या तो तलाक से संबंधित जितने भी मुद्दे जाते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं तो उसे जो है दीवानी मामला कहा जाता है। अगर हम फौजदारी मुकदमे की बात करें, क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, तो क्रिमिनल उसे कहा जाएगा जैसे कि आपने किसी का हत्या कर दिया हो तो आप पर जो है फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से दीवानी मतलब सिविल कोर्ट, फौजदारी मतलब क्रिमिनल कोर्ट। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट बनाना है वो है प्रांतीय शासन व्यवस्था। शिवाजी ने प्रशासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इन प्रांतों की प्रशासन का कार्य सूबेदार द्वारा किया जाता था। अगर हम प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो शिवाजी महाराज के शासनकाल के दौरान प्रांतों को जो है 4 भागों में विभाजित किया था। इन प्रांतों का जो सूबेदार होता था यानी कि जो उसका प्रधान होता था उनको सूबेदार कहा जाता था। सूबेदार जो होता था इन प्रांतों पर जो है नियंत्रण रखता था। प्रांत में सुरक्षा के लिए सेना भी रखी जाती थी। प्रांतीय सुविधा की सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। अगर हम बात करें प्रांत में तो केवल प्रांत में सूबेदार ही नहीं होते थे, इसके अलावा जो है अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त किया गया था जो अपने अपने कार्यों पर नियंत्रण रखता था। प्रांतों को जिलों में और जिलों को गाँव में बांटा गया था। जिले में राज्य की ओर से विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अगर हम बात करें प्रांतों को तो प्रांतों को जो है जिलों के अधीन बांट दिया गया था। जैसे कि अभी राज्य हो गया उसके अंतर्गत जो है जिला आ जाता है और जिला के अंतर्गत गांव आ जाता है। उसी प्रकार से उस समय जो है प्रांतों को बांटा गया था राज्य के आधार पर, फिर उसमें जो है जिला के आधार पर बांटा गया था, फिर जिला के अंदर जो है गाँवों को बांटा गया था, जबकि गाँव का प्रबंध मुखिया करता था। प्रांतीय व्यवस्था के अंतर्गत सभी अधिकारियों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। जो प्रदेश मराठों के अधीन नहीं थे उनसे चौथ नामक कर यानी टैक्स लिया जाता था। यहाँ पर जो है जिला का एक अलग अधिकारी होता था जो जिला पर नियंत्रण रखता था। इसके अलावा गांव में जो है अलग अधिकारी रखा जाता था। गांव के जो लोकल व्यक्ति होता था मुखिया, उसको जो है वहाँ का अधिकारी बना दिया जाता था जो गाँव पर नियंत्रण रखता था। इसमें एक बात और कहा गया है कि जो मराठों के अधीन राज्य नहीं होता था उनसे जो है चौथ नामक टैक्स लिया जाता था। चौथ नामक एक टैक्स था।
जो इनके क्षेत्र में राज्य नहीं आते थे उनसे जो है मराठा साम्राज्य चौथ नामक टैक्स को लेते थे। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट बनाना है वो है राजस्व प्रशासन प्रबंध। शिवाजी का प्रशासन ने संपूर्ण भूमि को राज्य की भूमि घोषित कर दिया था तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। अगर हम बात करें शिवाजी के राजस्व प्रशासन व्यवस्था की तो इनके साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते थे उनको अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था और यहाँ पर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। किसानों को जो है बीज एवं पशु खरीदने के लिए राज्य की ओर से धन दिया जाता था। इसके बदले राज्य किसानों से उपज का 30% लगान लिया जाता था। यहाँ पर जो है जो इनके भूमि होते थे उन भूमि को जो है किसानों को दिया जाता था। किसानों को बीज दिया जाता था, पशु खरीदने के लिए पैसे राज्य की ओर से दिया जाता था ताकि ये जो किसान है यहाँ पर जो है कृषि कर सके। इसके बदले में जो है किसानों को उपज का लगभग 30% लगान देना पड़ता था भूमि के बदले। विजय प्राप्त प्रदेशों से चौथ ली जाती थी। शिवाजी की आय का एक अन्य मुख्य साधन स्वदेश मुखी था। अगर हम बात करें कि इनकी आर्थिक व्यवस्था का कितने आधार था तो एक प्रकार से जो चौथ नामक टैक्स होता था वो जो है अन्य राज्यों से लिया जाता था जहाँ पर इनका नियंत्रण नहीं होता था। मराठा साम्राज्य जो है एक प्रकार से और टैक्स लेता था, उनको स्वदेश मुखी टैक्स कहा जाता था। तो यह क्या था? तो यह एक ऐसा कर प्रणाली था जो अपने राज्य के लोगों से लेता था, यानी कि अपने राज्य के आसपास जितने भी छोटे छोटे राज्य होते थे उनमें जो राजा या जमींदार होते थे उनसे जो है स्वदेश मुखी टैक्स लिया जाता था। जो स्वदेश मुखी टैक्स देता था उन पर जो है लूटपाट नहीं किया जाता था। जो स्वदेश मुखी टैक्स नहीं देता था उनके राज्यों पर जो है लूटपाट कर लिया जाता था। तो एक प्रकार से जो है जिनको अपना राज्य सुरक्षित रखना होता था उन्हें स्वदेश मुखी टैक्स को देना पड़ता था। यह एक प्रकार का कर था जो जीते हुए राज्यों अथवा संरक्षण प्राप्त राज्यों के शासकों से रक्षा के लिए वसूल किया जाता था। जैसे कि हमने आपको बताया जो स्वदेश मुखी टैक्स था या स्वदेश मुखी कर प्रणाली था वह जो है अपने अधीन जो राज्य होते थे उनसे लिया जाता था। यह कर कुल का 1/10 भाग तक लिया जाता था। इसके अलावा मराठा साम्राज्य में लूट का धन आय का सबसे बड़ा साधन था। स्वदेश मुखी टैक्स जो लिया जाता था वो 10% लिया जाता था, जबकि अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य का जो सबसे अधिक धन प्राप्त होता था वो लूट का धन होता था। जो अलग अलग क्षेत्रों से धन को लूटा जाता था तो इनका आर्थिक क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण साधन था वो था लूट का धन। अलग अलग क्षेत्रों से जो है ये लोग धन को लूटते थे और अपने साम्राज्य को चलाते थे। चौथा पॉइंट आपको बनाना है सैनिक प्रबंध या सैनिक व्यवस्था। शिवाजी ने सैनिक शक्ति एवं कूटनीति के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने सैनिक संगठन पर अधिक बल दिया था। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज के सैनिक व्यवस्था की तो इन्होंने जो है सैन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक ध्यान दिया था और अपने सैन्य शक्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्हें बहुत ही अच्छे से पता था कि जब तक इनके पास शक्तिशाली सेना नहीं होगा तब तक अपने साम्राज्यों को विस्तार नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने सैन्य क्षेत्रों में बहुत अधिक ध्यान दिया ताकि सैन्य व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, जिसके कारण ही एक अस्थायी सेना का निर्माण किया जो हर समय सेवा के लिए तैयार रहती थी। अगर बात करें शिवाजी महाराज के शासन काल के दौरान जो सेना था वो अस्थायी होता था। जैसे कि हमने पढ़ा था मुगल साम्राज्य में कि जो मुगलों के सेना होता था वो मनसबदारों पर आधारित होता था, मनसबदारों पर पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं था। इनका अपना अस्थायी सेना था जिन पर जो है मराठा साम्राज्य ही नियंत्रण रखता था। शिवाजी ने सेना व्यवस्था को मजबूत बनाने या सुधार करने के लिए घोड़ों को दागने एवं हुलिया लिखने की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर एक बात आपको समझनी है कि उस समय भी जो है अपने सेना व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो घोड़ा दिया जाता था अपने सैनिकों को उस पर शाही या अपना मोहर लगा दिया जाता था ताकि युद्ध के समय जो है अच्छे नस्ल के घोड़े को ना बदला जा सके। होता ये था कि युद्ध के दौरान जो है जो सैनिकों को घोड़ा दिया जाता था उन घोड़ा को जो है अच्छे नस्ल के घोड़े को सोचकर बेच देता था बाजार में, उसका अधिक कीमत मिल जाता था। शासकों ने यह दिमाग लगाया कि अगर हम इस पर मोहर लगा देंगे तो ऐसे में जो अच्छे नस्ल के घोड़े हैं उनको नहीं बेचा जा सकता है। अगर अच्छे नस्ल के घोड़े बेच दिए जाते थे और खराब नस्ल के घोड़े को ले आएगा तो ऐसे स्थिति में युद्ध तो ऐसे ही हार जाएगा, है ना। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए उनका जो सैन्य शक्ति है वह बेहतर होना चाहिए। इसीलिए घोड़ों को जो है मोहर लगाने या दागने की प्रथा थी और इन्होंने जो है होलिया को साथ में लिखा जाता था ताकि जो है पता कर सके कि इनको जो घोड़ा दिया है वही घोड़ा है या नहीं है।
ताकि युद्ध के समय अच्छे नस्ल के घोड़े को ना बदला जा सके। जैसे कि हमने आपको बताया है, सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था थी। सैनिकों व पदाधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होता था। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य में जो सैनिक होते थे तो उनको योग्यता के आधार पर ही नियुक्त किया जाता था। ऐसा नहीं है कि वंशानुगत रूप से उनको नियुक्त किया जाता था। इनके पिता की मृत्यु हो गई है, उसके बाद उनका बेटा सैनिक बन गया, उनका बेटा का जब मृत्यु हो जाएगा तो उनका बेटा सैनिक बन जाएगा, ऐसा नहीं था। बल्कि यहाँ पर योग्यता के आधार पर जो है किसी भी व्यक्ति को सैनिक के क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता था। घुड़सवार, पैदल व जल सेना शिवाजी की सेना के प्रमुख अंग थे। युद्ध छापामार प्रणाली से होते थे। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य में सेना व्यवस्था की तो यहाँ पर जो है घुड़सवार, पैदल व जल सेना जो है इसका प्रमुख अंग होता था। ये लोग जो है मुख्य रूप से छापामार या गोरिल्ला पद्धति द्वारा जो है युद्ध करते थे। छापामार या गोरिल्ला युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो आसानी से किसी भी दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। तो मराठा साम्राज्य जो है गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध में काफ़ी माहिर था। पांचवा हम लोग को अंतिम पॉइंट बनाना है, वो है न्याय व्यवस्था। न्याय के प्रधान अधिकारी को न्यायाधीश कहा जाता था। न्याय हिंदू धर्म के नियमों पर आधारित था। अगर हम बात करें मराठा साम्राज्य में न्याय व्यवस्था की तो यहाँ पर जो है न्याय करने के लिए एक अधिकारी को रखा जाता था जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता था। यह न्याय का प्रधान होता था और न्याय जो है हिंदू धर्म के नियमों के अनुसार होता था। ग्रामों में फौजदारी के मुकदमे को तय करने के लिए एक अधिकारी होता था जिसे मुखिया कहते थे। जो गांव उस समय होता था वहां पर जो है फौजदारी मुकदमों को देखने के लिए कौन होता था, वो होता था मुखिया। ग्रामों के झगड़े ग्राम पंचायतों द्वारा ही निपटाए जाते थे तथा कानून की व्याख्या के लिए कानून पंडित की नियुक्ति की गई थी। गांव के जो झगड़े होते थे उनको जो है गांव में जो है पंचायत द्वारा निपटाया जाता था और यह कानून का जो व्याख्या करता था वो पंडितों द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से यहाँ समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।